तो हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स शाम की पाठशाला। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन में डिफरेंस कहाँ कहाँ रहेगा और अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस्ड रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमारे फॉलो होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से हमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज़ करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इक्वली बैलेंस करना है। और बैलेंसिंग करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे हैं वो रिएक्टेंट्स की साइड पे और प्रोडक्ट्स की साइड पे इक्वल हो जाएं। साथ में दूसरी चीज़ का ध्यान क्या रखना था कि जो हमारा मास है, मास भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इक्वल होना चाहिए। इसको आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर क्या है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Pb NO3 ट्वाइस। दूसरा रिएक्टेंट हमारा क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या बने हैं? पहला प्रोडक्ट हमारा है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, AlNO3 थ्राइस, along with दूसरा हमारा प्रोडक्ट बना है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है PbCl2। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि A, B, C और D क्या होंगे, ये बताना है। मतलब हमें इन चारों के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं NO3, जो हमारा नाइट्रेट है वो रिएक्टेंट की साइड पे कितने हैं? 2, प्रोडक्ट की साइड पे 3। तो अगर मुझे इन दोनों साइड पे इक्वल करना है तो अगर मैं इस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इक्वल हो जाएगा? जी हाँ, इक्वल हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। इस तरफ हमारे जो क्लोरीन है वो कितने हैं? 3। इस तरफ क्लोरीन कितने हैं? 2। तो सिमिलरली अगर मुझे इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बाकी एटम्स को हमारे देखते हैं, जैसे कि लेड देखते हैं। इस तरफ लेड कितना हो गया? 3। इस तरफ लेड कितना हो गया? 3। तो इक्वल हो गया। एल्यूमिनियम देखते हैं, इस तरफ कितना है? 2। इस तरफ कितना है? 2। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ये इक्वेशन है ये अब बैलेंस हो चुकी है। तो ए की वैल्यू क्या आई है? 3। ए की वैल्यू क्या हो गई? 3। बी की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैलेंसिंग का ही है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर कॉपर है, नाइट्रिक एसिड है। कॉपर और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट किए हैं और प्रोडक्ट्स क्या बने हैं? Cu, कॉपर नाइट्रेट, NO2 गैस एंड वाटर। हमें बताना है कि B की वैल्यू क्या होगी और A की वैल्यू क्या होगी। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे RHS, यानी कि प्रोडक्ट्स की साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। रिएक्टेंट की साइड पे कितना है? सिंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए की वैल्यू हमें पता लग गई है, क्या हो चुकी है? 4 हो चुकी है यहाँ पर। अब हमें देखना है कि बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया है।
अब इस तरफ नाइट्रोजन हमारे कितने हो चुके हैं, 4 पुट करने के बाद रिएक्टेंट की साइड पे 4 एटम्स नाइट्रोजन के हो चुके हैं। प्रोडक्ट्स की साइड पे देखते हैं, 2 नाइट्रोजन तो इधर है, इधर 1 है। तो अगर मुझे इस तरफ इक्वल करना है नाइट्रोजन तो मैं क्या करूं, इस तरफ नाइट्रोजन को अगर 2 कर दूं तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, इन दोनों को प्लस करके नाइट्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे, 4, जो कि हमारे रिएक्टेंट की साइड पे भी 4 थे, प्रोडक्ट की साइड पे भी 4 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम पता लग चुका है अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया है यहाँ पर, ऑप्शन सी, A is 4 and B is 2. Correct option is option C. आई थिंक अब कोई भी हमारा बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि अगर हमने केमिकल इक्वेशन बनाई है तो उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर हमने कोई केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं, आफ्टर बैलेंसिंग हमें ये पता लग जाएगा कि कितने एटम्स हैं हमारे, तो उससे हमें ये पता लग सकता है कि उसका मास कितना होगा। तो वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है कि हमें वेट का पता लग जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, क्योंकि हमने इस चीज़ को ये भी इस तरीके से भी समझा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जो हमारा मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास हमारा किसका होगा, प्रोडक्ट्स का होगा। तो अगर हमने ये इक्वल कर दिया है तो हमें ये क्लियर हो गया है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट का मास है और कितना प्रोडक्ट का मास है। ठीक है, ये चीज़ अब हमें क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हमें हमारा क्या कह रहा है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारा सब्सटेंस, अबाउट द सब्सटेंस दैट आर टेकिंग पार्ट एंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन के अंदर कौन सा सब्सटेंस हमारा बन रहा है, कौन सा सब्सटेंस हमारा टूट रहा है। केमिकल इक्वेशन देखते ही हम इजीली उस चीज़ को बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी रिएक्शन के अंदर हैं, एलिमेंट्स हैं चाहे कंपाउंड हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एलिमेंट क्या है और कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट एंड H2O इज अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज वाटर, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना फिक्स है, 2:1। तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि अगर केमिकल इक्वेशन के अंदर हो सकता है कि एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है कि कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहा हो, तो हमें क्या देखना है कि उनके कितने कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। तो अब हम इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं इस तरफ ऑक्सीजन के 2 थे, इस तरफ हमने 2 कर दिए। ठीक है, अब हमें देखना है हाइड्रोजन इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 4, तो इस तरफ भी 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। इसको देखते ही हमें क्या पता लगता है
देखते ही इंस्टेंटली हम ये चीज़ बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन 2 है, 2 मोल ऑक्सीजन इस रिएक्शन के अंदर रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल वाटर का इस रिएक्शन के अंदर बन रहा है। तो एक इक्वेशन को हमने देखते ही बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या हो गई, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं, ये क्या हो गई हमारी, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि एक केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है वैलेंसी की। हम ये पता लगा सकते हैं कि वैलेंसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये वाला, इसके अंदर हमने मान लो ये हमारी इक्वेशन है, इसके अंदर हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर, Al3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव, 3 क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। यहाँ पे देखिए लेड की वैलेंसी हम देखते ही बता सकते हैं कितनी है, Pb2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, तो वैलेंसी 2 है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कॉपर नाइट्रेट जो हमारा बन रहा है, इसके अंदर कॉपर की वैलेंसी 2 है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द केमिकल इक्वेशन we can tell that all the elements involved in that chemical reaction obtain what valence। यहाँ में अच्छे से क्लियर हो चुका है देखते ही। तो ये क्या हो गई है, सारी की सारी इंपॉर्टेंस है कि अगर हम केमिकल कोई भी रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे रहेगी। आई थिंक आपको चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है तो उसके लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे आते हैं, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज होते हैं तो साथ में कॉन्स होना ऑब्वियस है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने जितने भी लिखे उसके अंदर ये नहीं लिखा कि उसकी स्टेट कैसी है। तो डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको बेटर करना चाहते हैं, फिजिकल स्टेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे होते हैं, दोज आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे पा रहा है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर वो गैस है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें इससे नहीं मिल पा रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कॉन्सेंट्रेशन की, कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि ये हमें ये नहीं बता पा रहा कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। ये तो हमें पता लग रहा है जो हमारा सिंबल यूज हो रहा है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा है कि रिएक्शन स्लो है, फास्ट है, किस स्पीड से रिएक्शन चल रही है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, दैट इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द रिएक्शंस। ये नहीं बता पा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि अगर हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो उससे रिएक्शन में क्या फर्क आएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या आता है हमारा कि हमें ये नहीं पता लग रहा कि इसके अंदर हीट रिलीज हुई है या फिर हमें हीट देनी पड़ी है। जैसे हमने देखा था कि अगर हीट रिलीज होती है
तो वो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमें हीट देनी पड़ती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें इस इक्वेशन को देखकर हमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि दैट आइदर इट इज एक्सोथर्मिक और आइदर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला पॉइंट हमारा आता है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या प्रिकॉशंस हमने नहीं ली है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। हमें ये नहीं पता लग रहा कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्या होता है, जिस रिएक्शन को हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की साइड दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, दोज रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसके थ्रू हमें इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमने ऐसा कुछ साइन डिनोट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, इस तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सिंबल क्या डिनोट करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे भी जा सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी हमारे बन सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।